देखिए, अब हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न जिसमें कि गुणनखंड ज्ञात करना है वह है 3825। इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस विधि में क्या करेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे और उसके दाईं ओर लिखेंगे दी हुई संख्या कुछ इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, ऐसी छोटी से छोटी संख्या एक को छोड़कर जिसका इस संख्या में भाग जाएगा उसका भाग देंगे। देखिए, इकाई के अंक में 5 है, यानी इस संख्या में 5 का भाग जा सकता है। अब हम इन संख्याओं के अंकों को जोड़कर देखते हैं कि इनका जोड़ क्या आता है। 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। देखिए, 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। यह नियम है कि जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाता है। इस प्रकार सबसे पहले छोटी संख्या यानी हम 3 का भाग इसमें देंगे। देखिए, सबसे पहले 3 में 3 का भाग देंगे मतलब एक बार में कितना आ जाता है, 3। 3 का एक बार भाग देंगे और कितना आ जाएगा, 3। जितनी बार में संख्या आ जाती है उसको यहाँ लिखते हैं और ऊपर संख्या आनी चाहिए। देखिए, एक बार में आ गया 3। अब देखिए 8, एक बार में तो 8, 2 बार में तो 8 नहीं आएगा, लेकिन 6 जरूर आएगा। 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे 2 बार। देखिए, 2 बार देने पर 6 आ जाएगा और 8 में से हम 6 घटा देंगे और बचेगा यहाँ 2। देखिए, 2 के बाद है दूसरा अंक 2, यानी यह हो गया 22। अब देखिए, 3 का भाग 7 बार देने पर 21 हो जाएगा। देखिए, हमने 7 बार 3 का भाग दिया और यहाँ हो गया था 22 और 21 घटाने पर बचेगा 1। अब देखिए, 1 के बाद 5 है, यानी हो गया 15। अब देखिए, 3 का भाग 5 बार देंगे और हमारे पास 15 आ जाएगा। अब देखिए, फिर से हम अंकों को जोड़कर देख लेते हैं 3 का भाग जाता है या नहीं। 2 और 1 3, 7 और 3 10, 10 और 5 15। क्योंकि 15 में 3 का भाग जाता है, इसीलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। क्योंकि इस संख्या में 5 का भी भाग जाएगा, इसलिए हमें छोटी संख्या यानी सबसे पहले 3 का भाग देना है। देखिए, अब 3 में एक में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब हम उसके आगे का अंक शामिल कर लेंगे। अब यह हो गया 12। देखिए, 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार में 12 आ जाएगा, 4 बार में, क्योंकि 3 चौके 12। अब देखिए, अगला अंक है 7। देखिए, 2 बार में आ जाएगा 6, क्योंकि हमें ज़्यादा भाग नहीं देना है, क्योंकि 3 बार में 9 हो जाएगा, इसलिए 2 बार में 6। और इस संख्या में 6 घटाने पर यहाँ बचेगा 1 और अगले अंक को शामिल करने में हो जाएगा यह 15 और हम 5 बार भाग देंगे और आ जाएगा 15। पुनः हम इन अंकों को जोड़कर देखते हैं कि 3 का भाग जाता है या नहीं। 4 और 2 6, 6 और 5 11। देखिए, अब 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इन अंकों का योग 11 है और 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसीलिए अब हम भाग देंगे 5 का। अब देखिए, 5 का भाग 4 में नहीं जाता है, अर्थात अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 42। अब 42 में 5 का भाग देंगे, 8 बार में आ जाएगा 40। देखिए, इस संख्या में 40 घटाने पर बचेगा 2 और अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 25 और 5 का भाग हम देंगे 5 बार और आ जाएगा हमारे पास 25। अब देखिए, इन संख्याओं को जोड़कर क्या 3 का भाग जाता है, 8 और 5 13 नहीं जाता है। इसका मतलब है इकाई के अंक में 5 होने की वजह से फिर से हम भाग देंगे इसमें 5 का। देखिए, अब हम भाग देते हैं 5 का, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो कि इस संख्या से ज़्यादा है। इसका मतलब हमें 5 का भाग एक बार देना होगा। 5 का भाग एक बार देने पर इसमें से 5 घटा देंगे, बचेगा यहाँ 3 और अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 35 और 5 का भाग 35 आते तक यानी 7 बार।
देखिए अब आ गई हमारे पास 17 जो कि अभाज्य संख्या है, यानी इस संख्या में केवल 17 का भाग जाता है। अब देखिए अब हम देंगे 17 का भाग 17 में, यानी एक बार। इस प्रकार हमारे पास 3825 के गुणनखंड के अंक प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इनके गुणनफल को इस संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, 3825 बराबर इन संख्याओं का गुणनफल, यानी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। देखिए कुछ इस प्रकार 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब हम क्या करेंगे, हम इस संख्या को उस रूप में लिखेंगे जिससे कि हमें HCF व LCM निकालने में सुविधा हो। और वह रूप कैसे आता है, जो संख्याएं बार बार आई है उनमें घात लगाकर। देखिए 3 2 बार आया है, इसका मतलब 3 की घात 2, और 5 भी 2 बार आया है, इसका मतलब है 5 की घात भी 2। कुछ इस प्रकार देखिए, इस प्रकार हमें 3825 के गुणनखंड प्राप्त हो गए। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, और यही आंसर है। आइए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए आपकी बुक का अगला प्रश्न है 5005, जिसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। आइए अब हम फिर से लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर से हम कॉलम बना लेंगे और उसमें दाईं ओर दी गई संख्या लिख लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार। अब हम इनके अंकों को जोड़कर देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं। देखिए 5 में 0 जोड़े 5, फिर उसमें 0 जोड़े 5 ही होगा, और 5 में 5 जोड़ेंगे 10, यानी इसके अंकों का योग 10 है, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। देखिए इकाई के अंक में 5 है, यानी इस संख्या में 5 का भाग तो जाएगा ही। अब देखिए इस संख्या में 5 का हम भाग देंगे। देखिए एक बार में 5 आ जाएगा। अब देखिए अगला अंक 0 है, यानी 5 का भाग हम 0 बार देंगे और हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए 0 के लिए ऐसा ही होता है, 0 बार देने पर, किसी भी संख्या का भाग 0 बार देने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो इस बार भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब है हमें 0 बार भाग देना होगा 5 का। अब अगला अंक देखिए 5 है, और हमें एक बार में 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें यह संख्या प्राप्त हुई। अब देखिए इसमें इकाई का अंक 1 है। अब हम देखेंगे कि इस संख्या में किन संख्याओं का भाग जा सकता है। इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा, यह ढूंढने के लिए आइए हम एक एक संख्या का पता करते हैं। देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में विषम संख्या है। 3 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 2 होगा, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ना ही 4 का भाग जाएगा, क्योंकि पहली शर्त यह है कि सम संख्या होनी चाहिए। इकाई में किसी भी संख्या का भाग करने के लिए दी गई संख्या में इकाई के अंक में सम संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं कि 5 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 नहीं है। 6 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 एक सम संख्या है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 7 का भाग जाता है या नहीं। देखिए 7 के भाग जाने के लिए एक नियम होता है कि इकाई के अंक को छोड़कर बची संख्या में, यानी 100 में इकाई के अंक का दुगना, यानी 1 का दुगना, 1 का 2 गुना कर देंगे, यानी 2 का गुणा 1 में तो हो जाएगा यह 2। उसको घटा दें, कितना आ जाएगा 98। इसका मतलब है कि अगर इस संख्या में 7 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। क्योंकि इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। क्योंकि यह 7 से भाग जाने का नियम होता है कि इकाई के अंक को छोड़ दें और जो बची हमारे पास संख्या, उसमें यदि इकाई के अंक का दुगना घटा दें और जो संख्या प्राप्त होगी, यदि उसमें 7 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा।
अब हम देख लेते हैं कि 98 में 7 का भाग जाता है या नहीं। देखिए इसमें हम देते हैं 7 का भाग। देखिए अब हम 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7 आया और 9 में 7 घटाएंगे, बचेगा 2 और ये हो जाएगा 28 और 7 का भाग 28 में जाएगा 4 बार, क्योंकि 7 चौ 28। देखिए 7 का 98 में पूरा भाग चला गया है 14 बार, यानी इस संख्या में 7 का पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब है कि इस संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। एक बार मैं 7 के विभाजित होने का नियम फिर से बता देता हूँ कि यदि इकाई के अंक को छोड़कर हमारे पास जो संख्या है उसमें यानी 100 में इकाई के अंक का दुगना यानी 1 का दुगना यानी 2 घटा दें और जो हमें संख्या प्राप्त हो, यदि उसमें 7 का पूरा भाग चला जाए, इसका मतलब है कि दी गई संख्या में भी 7 का भाग पूरा जाएगा। अब हम देंगे भाग 7 का। देखिए हमने नियम से ला लिया है कि इस संख्या में किसका भाग जाने वाला है, अब 7 का। देखिए इस प्रकार यदि आपको अंकों की विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, इसके बहुत सारे नियम हैं और वे नियम आपको पता होने चाहिए, तभी आप यह जान पाएंगे कि इस यानी दी गई संख्या में किस संख्या या किस अंक का भाग जा सकता है। देखिए मैं इस नियम का वीडियो अलग से बना दूंगा, अभी आप इतना ही याद रखिए। अब देखिए इस संख्या में 7 का भाग देते हैं और 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा, यानी 2 अंक शामिल कर लेंगे और यह हो जाएगा 10 और 10 में 7 का भाग जाएगा एक बार में 7 आएगा और 10 में से हम 7 को घटा देंगे, क्योंकि जो अंक आया है वह 10 से कम है, इसीलिए हमें घटाना पड़ता है। अब हम 10 को 7 से घटा देंगे। 10 में से 7 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3, यहाँ बचा 3 और अगला अंक शामिल करने पर यह हो जाएगा 30। अब हम 7 का भाग देंगे 4 बार। देखिए यहाँ पर था 30, 4 बार भाग देने पर आएगा 28। 30 में से 28 घटा देंगे और बचेगा यहाँ 2 और यह हो जाएगा अगले अंक के साथ 21 और 21 में 7 का भाग जाएगा 3 बार। देखिए 7 का भाग इस संख्या में पूरा चला गया है। अब हम पुनः इस संख्या में यानी 143 में चेक करेंगे कि किस संख्या का भाग जाएगा। देखिए इस संख्या में क्या है, इकाई के अंक में 3 है, इसका मतलब है किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा। किसी भी सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन संख्याओं का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब हम विषम संख्याओं में चेक करते हैं। हमारे पास जो विषम संख्या है वो है 3, 5, 7, 9, 11। देखिए इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग तभी जाता है जब इकाई के अंक में 5 होता है। इस संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा, इन संख्याओं में तो जाएगा ही नहीं। अब हम चेक करते हैं 3 में। किसी संख्या में 3 का भाग तभी जाता है जब उस संख्या के योग में 3 का भाग जाता है। अब इन संख्याओं के अंकों को जोड़कर देखिए, 4 और 3 7 और 1 8। 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए 7 को चेक करते हैं। अभी हमने इस प्रकार चेक किया था वैसे ही, यानी इकाई के अंक को छोड़ देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 14 और 14 में इकाई के अंक का दुगना यानी 3 दूनी 6, 3 का दुगना 3 दूनी 6, यह घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8 और जो संख्या आई यदि उसमें 7 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। देखिए 8 में 7 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब है इस संख्या में भी 7 का भाग पूरा नहीं जाएगा। इस प्रकार अब हम चेक करते हैं 9 और 11 का। देखिए अभी हमने देखा कि इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब भी 9 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 9 का भाग जाने के लिए कम से कम 3 का तो भाग जाना ही चाहिए, क्योंकि 9 3 का गुणांक है। अब देखिए हमारे पास एक ही अंक बचा है 11। आइए हम इसका चेक करते हैं कि इस 11 का भाग जाएगा या नहीं। 11 के भाग जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे। 3 एक अंक छोड़ दिया हमने और इसको जोड़ दिया 1 को, 3 और 1 कितना हो गया 4। एक अंक छोड़कर देखना है, कितनी भी बड़ी संख्या हो
एक एक अंक छोड़कर हमने जोड़ा, 3 और 1 4, और जो बच गए उनको भी जोड़ना है। क्योंकि यहाँ 4 ही बचा है इसलिए हमें किसी और संख्या को जोड़ना नहीं पड़ रहा है, और उन संख्याओं को जोड़कर हमारे पास जो भी आएगा उसे हमें घटाना है। क्योंकि यहाँ 4 ही है इसलिए हम 4 को घटाएंगे। देखिए 11 के भाग जाने के लिए हमें क्या करना है, एक एक अंक छोड़कर हमें जोड़ना है। जैसे 3 को हमने जोड़ा 1 से, तो 3 और 1 4, और जो बच गए उनको जोड़कर घटाना है। क्योंकि यहाँ 4 ही है इसलिए हम 4 को घटाएंगे। देखिए 0 आ चुका है, और 11 की विभाज्यता का नियम यह है कि यदि इस प्रकार से हम घटाएं तो 0 आए या 11 आए। देखिए हमने अंक को छोड़ छोड़कर जोड़े और जो बच गए उनको जोड़े और उनको घटाए तो 0 आ गया। लेकिन यदि 0 के अलावा 11 आता या 22 आता या जिस भी संख्या, कोई भी संख्या आती उसमें 11 का भाग जाता, तो इसमें भी 11 का भाग जाएगा। क्योंकि यहाँ 0 आ गया है, 0 आए या ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग जाए, तो उस संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। क्योंकि यहाँ 0 आया है इसका मतलब है 11 का भाग इस संख्या में जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में 11 का भाग देंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, 14 में 11 घटा देंगे क्योंकि एक बार में 11 आया था, और यहाँ बचेगा 3, और अगला अंक शामिल होने पर यह हो जाएगा 33। 33 में 11 का भाग देंगे और यह जाएगा 3 बार। देखिए अब हमारे पास विभाज्य संख्या आ चुकी है, अविभाज्य संख्या 13, और 13 में किसका भाग जाएगा, केवल 13 का। कुछ अभाज्य संख्याएं होती है जो आपको याद रख लेनी चाहिए 100 के अंदर की, जिससे कि आपको भाग जाने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अभाज्य संख्या में उसी संख्या का भाग जाता है। 13 अभाज्य संख्या है इसीलिए 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार। इस प्रकार हमारे पास 5005 के गुणनखंड आ चुके हैं, 5, 7, 11 और 13। अब हम इन संख्याओं को 5005 के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे कुछ इस प्रकार। 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, कुछ इस प्रकार। 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, क्योंकि कोई भी अंक बार बार नहीं आया है इसका मतलब हमें घात लगाने की ज़रूरत नहीं है, और यही 5005 के गुणनखंड है आंसर। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के प्रश्न को हल करेंगे। आई होप आपको आज के प्रश्नों के सॉल्यूशन क्लियरली समझ में आए होंगे। थैंक यू।